ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट में सदफ आपको खुशामदीद कहती है। ये रेडियो प्रोग्राम की सीरीज़ जिसमें हम बात करेंगे कि माशरे में हम आहंगी पैदा करना क्यों ज़रूरी है, एक दूसरे की राय का एहतराम करना क्यों ज़रूरी है और एक दूसरे के अकायद का एहतराम करना क्यों ज़रूरी है। जब हम ये तमाम बुनियादी काम करते हैं तो तभी माशरे तरक्की करते हैं। इन्हीं तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज हम बात करेंगे और आपको बताते चलें कि आज के हमारे मेहमान हैं शहरयार ख़ान, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नेशनल डायलॉग फोरम के। और आपको ये भी बता दूं कि नेशनल डायलॉग फोरम का एक प्रोजेक्ट है PSCP, यानी प्रमोटिंग सोशल कोहेजन इन पंजाब। पंजाब में माशरे में हम आहंगी पैदा करने को फ़रोग़ देने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका में इश्तराक भी शामिल है नेक्टा का। तो इसी हवाले से जनाब आज हम प्रोग्राम में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरयार साहब। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो ये जो माशरती हम आहंगी है या सकाफ़ती तनव्वुर है, ये किसी भी माशरे के पनपने के हवाले से क्यों ज़रूरी है? मैडम, जिस तरह आपने अपनी इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि माशरे में हम आहंगी की बहुत ज़रूरत है, उसको फ़रोग़ देने की बहुत ज़रूरत है। ये बेसिकली पाकिस्तान का अगर आप देखें एथनिक मिक्स और डाइवर्सिटी देखा जाए तो पाकिस्तान किस तरह बाकी माशरों से डिफरेंट है। उसमें सबसे बड़ी जो हमारा जो सेलिब्रेट करने का मौका है वो ये है कि पाकिस्तान में ढेर सारी लैंग्वेजेज़ हैं, ढेर सारी सकाफ़तें हैं, ढेर सारे रिलीजियस एथनिक बैकग्राउंड्स के लोग हैं और ये बेसिकली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की। अगर आप पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया से स्टार्ट करें, वहाँ पर डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेज़ हैं जो लोग बोलते हैं, उससे ज़्यादा सकाफ़तें हैं, उससे ज़्यादा कल्चर्स हैं, उसके अलावा रिलीजियस एथनिक बैकग्राउंड्स के लोग हैं और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है और हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू और जो इनिशिएटिव्स हम लेते हैं नेशनल डायलॉग फोरम के अम्ब्रेला के अंडर, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जितने लोग पाकिस्तानी हैं वो अपने आप को पाकिस्तानी समझें, अपनी आइडेंटिटी और जो शनाख्त है उसको सेलिब्रेट करें और पाकिस्तान का जो ओवरऑल पाकिस्तानियत है उसमें अपने आप को वो हिस्सेदार समझें। उसके लिए हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। हम वेरियस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनका काम है लोगों के लिए फलाह बहबूद का काम करना जी। उनके साथ हम पार्टनरशिप करें और ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह और इस तरह के इनिशिएटिव्स वगैरह लॉन्च करें जिसमें लोग अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो शनाख्त है उसको सेलिब्रेट कर सकें और पाकिस्तान में अपने आप को एक एक मोर फंक्शनिंग पाकिस्तानी के लिहाज से अपने आप को देख सकें और उसको सेलिब्रेट कर सकें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी आपने जिस तरह से कहा ना सकाफ़त का जब भी लफ्ज़ आता है एक मुख्तलिफ़ किस्म के रंग, बहुत सारे रंग जो हैं वो जहन में आ जाते हैं। और अगर दुनिया में देखा जाए तो हर कौम का कोई ना कोई एक ऐसा इमेज होता है जो उसकी सकाफ़त से ही हम रिलेट करके पहचानते हैं कि ये कौन से मुल्क से हैं ये लोग, या क्या उनकी पहचान है, या उनका ड्रेस ऐसा होता है, या उनकी मौसीकी है। बहुत सारे ऐसे हमारे सामने मज़ाहिर आते हैं जो इनसे मुतल्लिक़ हैं। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में, और हमारी रवायात भी बहुत हम उसके अमीन भी अपनी रवायात के होते हैं, तो बताएं कि दुनिया में हम अपनी रवायात और जो सकाफ़ती हमारा तनव्वुर कह लें या पहचान कह लें, वो कैसे हम अपने आप को मुनफरिद दुनिया में बनाते हैं? मैडम, हमारी सबसे बड़ी पहचान है ही डाइवर्सिटी। और ये डाइवर्सिटी जो है, जो हम बात करते हैं कि एथनिक बैकग्राउंड्स, लैंग्वेज के बैकग्राउंड्स, कल्चर के बैकग्राउंड्स, अगर आप देखें तो वो माशरे जो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, अगर आप वेस्टर्न साइड के ऊपर भी देखें, ईस्ट की तरफ भी देखें, उनमें जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है जिसको वो भी सेलिब्रेट करते हैं वो डाइवर्सिटी ही होती है। उसके अलावा जो एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है वो इंक्लूजन है कि एक तो डाइवर्सिटी हो कि डिफरेंट रंगो नस्ल के, बैकग्राउंड के, लैंग्वेजेस के लोग हों और उसके बाद ये सारी जो डाइवर्सिटी है इसको सेलिब्रेट किया जाए। बिल्कुल सही। तो उस सेलिब्रेशन जो है और जो इंक्लूजन है और जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोजेक्ट किया जाए पाकिस्तानियत के बैनर के अंडर, तो वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। और उसमें ये बावर कराया जाए पूरी दुनिया को कि ये सारे जो बैकग्राउंड के और ये जो डाइवर्सिटी की हमने बात की है वो पाकिस्तान के हर हिस्से में मौजूद हैं, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तानियत के लिए। उसको सेलिब्रेट करना वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इमेज होता है। अगर आप नोट करें कि बाकी आप वेस्टर्न माशरे में भी अगर देखें, अगर आप उनके एड्स वगैरह या एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह या उनकी फ़िल्में वगैरह, जो वो वाले टूल्स
जो उनके कल्चर को प्रमोट करते हैं पूरी दुनिया में, जी। वो सबसे आगे जो चीज़ दिखाते हैं वो डाइवर्सिटी होती है। वो ये कहते हैं कि जी डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हमारे मुल्क के बैनर के अंडर आते हैं, वो आके अपना किरदार प्ले करते हैं कि हमारा मुल्क और तरक्की करे। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में ये ऑलरेडी हमारे पास, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, ये हमारी एक स्ट्रेंथ है और इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। और हमारे जो सारे इनिशिएटिव्स वगैरह होते हैं वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा एथनिक बैकग्राउंड या कोई ऐसा लैंग्वेज बैकग्राउंड या कोई रिलीजियस बैकग्राउंड वो ये ना समझे कि वो पाकिस्तान में किसी से कमतर है। बिल्कुल ठीक। और हम चाहते हैं कि वो सारे के सारे अपनी जो आइडेंटिटी है वो इस तरह सेलिब्रेट करें कि एक तो वो पाकिस्तान का हिस्सा भी रहें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार भी प्ले करते रहें। बिल्कुल, और वो हम सब के लिए काबिल एहतराम भी हो। अच्छा, ये बताएं कि जहां हम ये सब बातें कर रहे होते हैं वहीं पर मैं चाहूँगी कि नौजवानों को, क्योंकि पाकिस्तान में 65% से ज़ायद जो हैं वो नौजवान मौजूद हैं, नौजवानों को जो ये माशरती हम आहंगी है इसके फ़रोग़ के हवाले से और जो हमारी सकाफ़ती पहचान जिसके हवाले से आपने अभी बात भी की बड़ी तफसील से, इस तरह की एक्टिविटीज़ में कैसे उनको लेकर आ सकते हैं ताकि उनको ये समझ आए कि माशरती हम आहंगी ज़रूरी क्यों है? मैडम, ये जो नौजवानों का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है और जो जिस तरह आपने भी स्टेटिस्टिक्स भी अभी शेयर की कि पाकिस्तान में 65% जो पॉपुलेशन है वो नौजवानों की है। जी। अब ये नौजवानों की जो इतनी प्रेजेंस है, ये स्ट्रेंथ क्यों होती है किसी भी माशरे में? क्योंकि जो नौजवान होते हैं, एक तो ये कि उनके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा होता है, एक ये उनके पास नए आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो बेसिकली चाहते हैं कि हम नए तौर तरीके से जो है वो पाकिस्तान को तरक्की दे सकें। उनके पास आइडियाज़ होते हैं जो बाकी जो हमारे इदारे हैं या फिर हमारा माशरा है उसमें कुछ काम करने के तरीके होते हैं, कुछ तरीके जो हैं वो विद टाइम जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं और उनमें इनोवेशन की ज़रूरत होती है। तो ये जो इनोवेशन होती है ये एक यंग जनरेशन लेके आती है और वो टेक्नोलॉजी के अंदर भी इनोवेशन हो सकती है, काम करने के तरीके में भी इनोवेशन हो सकती है और आइडियाज़ जो होते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है वो आइडियाज़ भी यंग लोग लेके आते हैं। तो आप नोट करेंगे जो इंटरनेशनली भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ रोज़ हम इंटरेक्ट करते हैं, जैसे गूगल हो, फेसबुक हो, टेक्नोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो ऑर्गेनाइजेशंस हों जो इनोवेशन लेके आती हैं और नए डिवाइसेस वगैरह बनाती हैं, आप अगर उनकी वर्क फोर्स को अगर नोट करें तो यंग लोगों के ऊपर होती है। अगर आप नए आइडियाज़ वगैरह क्रिएटिविटी के ऊपर अगर जाएं तो वो आप नोट करेंगे कि यंग लोग उसको ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये किसी भी माशरे की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और ये ताकत जो है वो माशरे ज़्यादा समझते हैं जिनमें यंग पॉपुलेशन है जो बहुत कम हो जाती है। अगर आप नोट करें जैसे जापान है, उसके अलावा बहुत सी ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज़ है जहाँ पर ग्रोथ रेट्स काफ़ी स्लो हो गए हैं, वहाँ पर आप नोट करेंगे कि नौजवानों की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो नोट कर रहे हैं इस चीज़ को, इसीलिए वहाँ पर इमिग्रेशन भी की जाती है कि पाकिस्तान में भी जैसे बात की जाती है ब्रेन ड्रेन की, उसमें ब्रेन ड्रेन कहाँ से आता है? ये नौजवान जो यंग होते हैं, जो कि टेक्निकली एडवांस्ड होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए लोग होते हैं, जिनके पास टैलेंट होता है, वो बेसिकली टैलेंट जो है फिर वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चला जाता है क्योंकि वहाँ पर उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दे के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ से नौजवानों को इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं नौजवानों ने जाके इनोवेशन करनी होती है, उनके अपने माशरों को आगे लेके जाना होता है। तो वो चीज़ हम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे इनिशिएटिव्स के थ्रू नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, नौजवानों को शनाख्त मिले। और नौजवान चाहते क्या हैं? वो ये चाहते हैं कि उनको एम्पावरमेंट मिले, उनको डिसीजन मेकिंग जो हो रही है इस मुल्क में या डिसीजन मेकिंग रोल्स हैं वहाँ पर उनको भी एक ऑडियंस मिले, जहाँ पर पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन हो रही है, उनकी राय भी उसमें शामिल हो और जहाँ पर आइडियाज़ और जहाँ पर इनोवेशन हो रही है, जो बेशक डेवलपिंग सेक्टर भी हो सकता है, वो इनोवेशन का सेक्टर भी हो सकता है, गवर्नमेंट का इदारे भी हो सकते हैं, वहाँ पर नौजवानों की एक स्पेस होनी चाहिए और उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपना रोल प्ले कर सकें। अब जब उनको ये मौका मिलेगा तो नौजवानों को भी ये फीलिंग होगी कि उनका भी किरदार है नेशन बिल्डिंग के अंदर, जो जिस नेशन ने जिस डायरेक्शन के अंदर जाना है उसमें उनका भी रोल है। ये चीज़ें हमने अपने नौजवानों को प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो उनको चाहिए कि वो जाके अपना रोल प्ले कर सकें। वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में हों, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर हों, वो
इंटरनेशनली हो, जी, वो अपना रोल प्ले कर सकें, और ये अपॉर्चुनिटीज़ देना हमारा काम है। ठीक। और उनको बेसिकली यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, जिस एरिया में भी वो परफॉर्म करना चाहते हैं, माशरे का एक रोल होता है कि वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, उस उनकी स्किल एनहांसमेंट भी Skill इवन इसमें enhancement शामिल है, भी, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। अच्छा, अभी क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में पीएससीपी के हवाले से ज़ाहिर है कि तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को बताया, ये प्रमोटिंग सोशल कोहेजन इन पंजाब, ये क्या है? मैम, ये जैसे सोशल कोहेजन, आपने शुरू में अपनी इंट्रोडक्शन में भी ये बात की थी कि माशरे में हम आहंगी फैलाना। हम्म, आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ सालों में माशरे में शिद्दत पसंदी बढ़ गई है, माशरे में इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है, लोग जो हैं उनकी जो पेशेंस है वो काफ़ी कम हो गई है। ऑब्वियसली अगर आप देखें कि एक माशरे के अंदर कभी कभी चैलेंजेस वगैरह भी आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आपको लगता है, नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में ज़रा इकोनॉमिकली हालात जो हैं वो ज़रा थोड़े से नाजुक जा रहे हैं, एक हम स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच चुके हैं, लेकिन ये है कि अब ग्रोथ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम जाना चाह रहे हैं। ठीक। उसमें जनरली होता ये है कि जब भी इकोनॉमिक हार्डशिप्स वगैरह आती हैं तो लोगों की पेशेंस वगैरह कम होती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है माशरे में फ्रस्ट्रेशन वगैरह जब बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसमें शिद्दत पसंदी के अनासर भी आते हैं। उसके अलावा आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं या बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर दहशतगर्दी भी दोबारा से अपना सर उठाना शुरू हो गई है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ता है। ठीक। प्रोएक्टिव रोल प्ले इस तरह करना है कि ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आनी चाहिए या ऐसे इनिशिएटिव्स वगैरह स्टार्ट होने चाहिए जो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाएं, उनको बेसिकली ये बताएं कि माशरा जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है और उसको एक सीधी राह के ऊपर लेके जाएं। उसमें क्योंकि आपने भी अभी मेंशन किया कि 65% तो वैसे यंग पीपल, जी, नौजवान हैं, तो सबसे पहले फोकस करने की ज़रूरत है नौजवानों के ऊपर, ठीक। ताकि वो एक अच्छे सही डायरेक्शन में जाएं। अब नौजवानों के ऊपर फोकस करने के लिए कौन से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है, तो पीएससीपी एज अ प्रोजेक्ट नौजवानों के साथ काम करता है स्कूलों में, ठीक है। कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मदारिस के अंदर। उसके अलावा बहुत से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे बच्चे और नौजवान हैं जो स्कूल और कॉलेज जाते ही नहीं हैं, और ये एक बड़ा ड्रॉप आउट की रेशो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बिल्कुल। जो अपने माशरी हालात की वजह से, इकोनॉमिक जो हैं कंपल्शंस की वजह से बड़ी यंग उम्र में काम करना शुरू कर बिल्कुल देते ऐसे ही हैं, है। उनको भी फोकस की ज़रूरत है, उनको हम छोड़ नहीं सकते। तो ये प्रोजेक्ट जो है इन सारे जो नौजवान हैं उनको केटर करता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह करता है जो उनको ऐसी वैल्यूज़ और इस तरह की अवेयरनेस दे कि माशरे में आपको एक पॉजिटिव सिटीज़न किस तरह बनना है, ठीक है। माशरे में शिद्दत पसंदी को किस तरह कम करना है। ठीक है। अगर कोई ऐसा वाक़या आपके सामने हो रहा हो जो इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहा है, तो आपने किस तरह रिएक्ट करना है। सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जो पूरे माशरे के ऊपर अब बहुत बड़ा असर रखता है। तो सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली आपने किस तरह यूज़ करना है। सही। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा आजकल फैक्टर चल रहा है फेक न्यूज़ का, डिसइंफॉर्मेशन का, मिस इन्फॉर्मेशन का। और अब तो मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर लोग अपनी ख़बरें या न्यूज़ सोशल मीडिया से लेते हैं तो उनको बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि मेरे ख्याल से तो 50 से 60% जो ख़बरें सोशल मीडिया के थ्रू आती हैं वो फेक न्यूज़ होती हैं। डिसेप्टिव मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब Deceptive लिखा कुछ marketing, होता है और बड़ी उसको बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, और उसके बिल्कुल, बाद जब आप उस चीज़ को देखना शुरू करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इंसान की फितरत भी है ना, क्यूरियस होता है, जानना बिल्कुल, चाहता है, तो उसके अंदर कंटेंट कुछ और हो रहा होता है। तो बिल्कुल। क्या हम इस तरह की भी चीज़ों में बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, कोई शऊर या आगाही इस प्रोजेक्ट के ज़रिए दी जा रही है कि वो एक ज़िम्मेदार शहरी का किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? मैडम बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने वेरियस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ भी पार्टनरशिप की हुई ठीक है। है। इसमें हम हायर एजुकेशन कमीशन के साथ भी काम करते हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं, और उसमें हम असातिज़ा की भी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। और उसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं। राइट। वो एक्टिविटीज़ वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर होती हैं, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन की आपकी बात की बिल्कुल। कि सोशल मीडिया को किस तरीके से आप एज अ पॉजिटिव सिटीज़न इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। आपने डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि जो न्यूज़ मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही है उसको मैं पहले एनालाइज करूं और क्रिटिकली देखूं बिल्कुल। कि क्या वो सही है,
न्यूज़। मुख्तलिफ हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में बगैर बिल्कुल तहकीक व्हाट्सएप के भेज देते हैं। हाँ, हम शेयर करते रहते हैं जी। चीज़ें जो हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन हम ये नहीं उसके अंदर अंदाज़ा लगाते कि अब वो असल है या झूठ है। बिल्कुल। अब तो जब से एआई और ये टेक्नोलॉजी वगैरह आई है, अब तो इसमें अगर आप वीडियोस हमारी और आपकी भी हों। मैं चाह रही थी कि इसका फीडबैक क्या आया, आप जब नौजवानों के साथ गए, घुल मिल गए, एक्टिविटीज़ आपने जैसे अभी बिल्कुल बताया मुख्तलिफ किस्म की आई, उन्होंने जितनी भी हमारी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, बिल्कुल उन असनाफ को कहीं ना कहीं जो भी उनके अंदर स्किल था, चाहे पेंटिंग का था, चाहे डिबेटिंग का था, या जो बिल्कुल भी थिएटर का जैसे अभी आपने जिक्र किया, तो क्या उनका रिस्पॉन्स क्या नौजवानों का रहा? मैम, नौजवान तो बेसिकली दे आर हंग्री। हम्म, वो तो बेसिकली चाहते हैं कि उनको नए एक्सपीरियंसेस वगैरह मिलें। वो चाहते हैं कि उनको ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह मिलें, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ मिलें या इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मिलें, उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग होती है। बिल्कुल। और आपको पता है कि अब जो है पूरी दुनिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ जो है ग्रेड लेने से आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। आपको एक ओवरऑल एक पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है, और ओवरऑल आपकी अचीवमेंट्स इस तरह की होनी चाहिए कि जो एक तो करिकुलम के अंदर और आउट ऑफ करिकुलम आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी करें, आपकी लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं वो भी बनाएं, और आप सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट ना हों, एक अच्छे लीडर भी बने। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो डिज़ाइंड ही इस तरह हैं कि वो इन स्टूडेंट्स के अंदर ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस करती हैं। उनके अंदर लीडरशिप की एबिलिटी आती है, उनके अंदर टीम बिल्डिंग, जो हम कहते हैं ना कि एक बंदे के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक टीम के साथ काम कर सके, क्योंकि आपको पता है कि अकेला जो फ़र्द है वो कुछ इतना ज़्यादा अचीव नहीं कर सकता। अगर वो एक टीम के साथ काम करे तो वो टीम बहुत ज़्यादा अचीव कर सकती है। तो ये एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े ज़रूरी होते हैं और अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स के लिए भी बड़े ज़रूरी होते हैं। तो ये वो वाली वैल्यूज़ हैं, ये वो वाले टैलेंट्स हैं, ये वो वाली एबिलिटीज़ हैं जो हम अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू नौजवानों के अंदर डालना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो हमने कुछ चीज़ें आपसे जानी कि किस तरह से नौजवान या माशरा हमारा किस तरह से एक दूसरे का ख़याल करते हुए, एक दूसरे को साथ लेते हुए आगे बढ़ सकता है, जैसे अभी आपने कहा ना एज ए टीम। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ अक्सर देखने में आया है कोई छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपस में दो गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, या किसी ने गलत सड़क पार कर रही है और हम बामुश्किल बचाते हुए, उसके बाद जब हम गाड़ी से उतरते हैं तो हमारा ना बहुत मुख्तलिफ एक चेहरा सामने आता है, जिसमें अदम बर्दाश्त और किसी की गलती को माफ़ ना करना, इस तरह के बहुत सारे, ये मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी है, इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे माशरे में इस तरह के बहुत सारे रुझानात नज़र आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो हम माशरे की हम आहंगी को फ़रोग देने के हवाले से, क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस तरह के रुझानात या इस तरह के जो रवैये हैं वो उनको हम कैसे जो है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं और उसके अंदर हम बेहतरी कैसे लेकर आ सकते हैं? मैम, सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है इसको समझने के लिए कि माशरे में शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी क्यों बढ़ती जा रही है। उसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, और उस फैक्टर्स को जब तक हम समझें ना तो हम सही तरह इसको डायग्नोज नहीं कर सकेंगे कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में कहाँ से आ रही है और इसको किस तरीके से हमने कैटर करना है। एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है एक बड़े अरसे तक एक बहुत गहरी लहर टेररिज्म की उससे गुज़र के आया है, और ये लहर ऐसी है जो कि इतनी पुरानी बात नहीं है। उसमें आपने नोट किया होगा कि वॉर ऑन टेरर वगैरह जब पाकिस्तान उसका हिस्सा था और पाकिस्तान दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था, लोकली भी इंटरनेशनली भी। उसमें आपको याद होगा और कि ये इतनी मुश्किल लड़ाई थी कि जिसमें दुश्मन भी सामने नहीं था, सामने नहीं छुपा हुआ, था, आपके अपने ही दरमियान छुपा हुआ माशरे में। उसमें पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, बहुत कुर्बानियाँ दी। उसमें ओवर 60 to 70,000 सिटीजन्स जो थे, लॉ इन्फोर्समेंट से भी और पाकिस्तान के अपने सिटीजन्स भी, वी लॉस्ट देम। उसके अलावा कुछ 18 से 20 साल की जंग और एक 18 से ब्लाइंड 20 आपका, बिल्कुल आप हैं एंड पे, और आपने उसमें से ढूंढना है कि आपके मुल्क के खिलाफ कौन से अनासिर काम कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक लॉस हुआ है पाकिस्तान को, ऐसा ही है। और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। और उस पूरी दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी की लहर में एक हमारी जनरेशन बड़ी हुई है। उसके अलावा आपको पता है कि जब इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी आती हैं माशरे के अंदर, और इसके अंदर हमारी एक दो जनरेशन्स बड़ी हुई हैं। उसकी वजह से माशरे में फ्रस्ट्रेशन भी आई है, उसकी वजह से माशरे में इंतहा पसंदी आई है, लोगों की जो बेसिकली पेशेंस है वो कम हुई है, और पिछले 4-5 साल बड़े मुश्किल गुजरे हैं व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक हार्डशिप्स।
उसके बाद आप देखेंगी कि जब इकोनॉमिक हार्डशिप्स वगैरह बढ़ती हैं, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, गुर्बत बढ़ती है, और उन्होंने बड़े अपने घर के मसले उनके साथ डिस्कस किए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के मसले अपने डिस्कस किए, अपने फ्यूचर के बारे में वो क्या सोचते थे वो मसाइल उनके साथ डिस्कस किए, और उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन माशरे पे निकालने से ज़्यादा बातचीत के ज़रिए अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ वो हल कर सकें। ये शहरयार साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर एक मिथ कह लें या मिसकंसेप्शन कह लें, हम जब भी घरों में बात करते हैं कि मेरा ख्याल है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, हम माहिर नफ्सियात की बात कर रहे हैं, तो अक्सर पहला आता है कि क्यों, हम मेरे दिमाग में कोई खलल है, मेरे मैं कोई, तो एकदम से इतना डीमोटिवेट कर दिया जाता है अपने नौजवान को कि वो अगर इस सिमत में, अच्छी सिमत में या दुरुस्त सिमत में बढ़ना भी चाह रहा है तो वो वहीं रुक जाता है कि हाँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और हमने वाकई एक सोच भी बना ली है कि ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, इसके साथ तो ज़रूर कोई दिमागी मसला है। तो ये मिसकंसेप्शंस भी दूर करने के हवाले से क्या कोई शऊर और आगाही नौजवानों को दी जा रही है? मैम, हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू तो उसको दी जा रही है। अब पाकिस्तान के माशरे में एक ये मसला है कि वो मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को कंफ्यूज कर देते हैं आपस में। वो ये समझते हैं कि कोई जो बंदा है जो बेसिकली अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए नॉर्दर्न एरियाज भी जाते हैं। बिल्कुल। जब हम काम करके ज़रा थोड़ा सा तंग हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो आप नोट करेंगे लोग मरी जाते हैं, लोग खुंजा जाते हैं, लोग स्कर्दू जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? वो बेसिकली इसलिए जाते हैं कि उनको रिलैक्सेशन मिले, उनकी जो मेंटल टेंशन्स हैं वो कम हो। सो दिस इज़ मेंटल हेल्थ। ठीक। कभी कभी माशरे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह से शाम को काम करके, उसके बाद घर के मसाइल, फिर उसके बाद आपके सोशल मसाइल, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। और इस चीज़ को आपको मेंटल इलनेस से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल इलनेस इज़ अनदर, उसके लिए साइकाइट्रिस्ट होते हैं, उसके लिए ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो उस एरिया को देखते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं। मेंटल हेल्थ जो है और मेंटल इलनेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, लेकिन जो जिस एरिया पे हम फोकस करना चाहते हैं, जिसको हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको टैबू ना बनाया जाए सोसाइटी के अंदर, वो बेसिकली एक काउंसलिंग सर्विसेज या साइकोलॉजिस्ट के साथ अपनी चीज़ डिस्कस करना, अपनी जो टेंशन्स वगैरह हैं वो अपने काउंसलर के साथ डिस्कस करना। और काउंसलर आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। काउंसलर आपको बताता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को आपने किस तरह सॉल्व करना है और मेंटली उनको किस तरह आपने ट्रीट करना है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव एक्सरसाइज होती है और इसमें बेसिकली लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसको चैनल किया जाता है पॉजिटिव एरियाज़ में, रादर कि वो नेगेटिवली सोचें उसको। ये पॉजिटिविटी उसकी पर्सनैलिटी के अंदर फिर रिफ्लेक्ट होती है, और अगर आप एक बंदा पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिविटी जो है वो बेसिकली स्प्रेड की जाती है माशरे में। अगर सारे लोग माशरे में फ्रस्ट्रेट हो रहे हों, फिर ये है कि इंतहा पसंदी फैलती है, शिद्दत पसंदी फैलती है। वो एक बंदे से नहीं फैलती, वो एक पूरे माशरे का एक हिस्सा बन जाती है। तो हमें कलेक्टिव एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। उसमें हमने तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से स्टार्ट किए, लेकिन इस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी ज़रूरत है। हर सतह के ऊपर जो पब्लिक सेक्टर में काम करें, प्राइवेट सेक्टर में काम करें, कम्युनिटीज़ के साथ काम करें। मैं तो फैमिलीज़ को भी सजेस्ट करूँगा कि वो भी काउंसलर्स की जो है सर्विसेज वगैरह लें। और पाकिस्तान में अब ये रुझान बढ़ रहा है। मैं नोट कर रहा हूँ कि यंग लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन ये है कि जो ओल्डर जनरेशन हैं वो अभी भी रिजिड आइडियाज़ के साथ हैं। ठीक। और ऑब्वियसली हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान में यंग लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से ये रुझान आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा और ये मेरे ख्याल से ये पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जो तब्दीली है वो नागुज़ीर होती है। आपको हर तरह हर कुछ अरसे के बाद जो है वो माशरा, और ये मैं ग्लोबली बात कर रही हूँ कि पूरी दुनिया में एक चेंज आती है, और आपको ज़ाहिर है कि वही लोग कामयाब होते हैं जो उस चेंज को ना सिर्फ ये कि अपना लेते हैं, बल्कि अपने आप को इतने फ्लेक्सिबल रखते हैं कि उस चीज़ को साथ लेके चल सकें। आप अपनी रवायात को, जिसके अमीन आप होते हैं, और अपनी सकाफ़त को और इन तमाम चीज़ों को साथ लेते हुए उस तब्दीली को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपने बहुत अच्छी चीज़ों का भी जो सॉफ्ट इमेजेस जिससे जो है वो हम पैदा कर सकते हैं, ना सिर्फ ये कि माशरे में बल्कि दुनिया में अपनी एक पहचान बना सकते हैं। ये जो सकाफ़ती तनव्वुर है, ये कैसे इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के बयानिए को जो है उसको हम रोक सकें और माशरे को इससे महफूज बना सकें, ये किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ में इसमें हो सकती है? ज़रा इसके बारे में बताइए। मैम, ये जो आपका सवाल है, अगर इसको मैं दूसरे डायरेक्शन से इसको जवाब देना चाहूँ तो मेरे ख्याल में लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। जो दहशत गर्द
तंजीमें हैं जी उनका जो नैरेटिव है वो क्या है। जी। अगर आप समझने की कोशिश करें तो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वो सबसे पहले ये एनालाइज करती हैं कि इस माशरे के अंदर क्या मसाइल हैं, उनकी महरूमियाँ क्या उनकी हैं। महरूमियाँ क्या हैं, लोग किस चीज़ के ऊपर फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं, स्टेट और लोगों के दरमियान क्या टेंशन्स हैं, और वो इन महरूमियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। आप नोट करेंगी जितनी भी ये दहशतगर्द तंजीमें हैं वो किन एरियाज़ के ऊपर लोगों को अपना नैरेटिव बेचते हैं, वो किस लोगों से, लोगों को क्या नैरेटिव है उनका जिसके ऊपर वो लोगों को की हमदर्दियाँ लेने की कोशिश करते हैं। अंडरसर्व्ड है अंडरसर्व्ड या हैं, महरूमियाँ हैं, बिल्कुल। कि स्टेट आपका ख्याल नहीं रखती, स्टेट आपको वो सर्विसेज नहीं देती जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, बिल्कुल। स्टेट जो है वो आपकी तरफ तवज्जो नहीं देती, और स्टेट ने जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी थी वो आपको नहीं करती, और वो जो आपके रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर भी कब्जा कर लेती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, ये वो नैरेटिव्स हैं जिसके ऊपर वो एक पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। सही। अब दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो हम इसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, हम किस तरह लोगों को ये बता सकते हैं कि ये जो महरूमियाँ हैं या फिर स्टेट का जो रोल है और स्टेट कितना कर सकती है और स्टेट के पास रिसोर्सेज कितने हैं, जी उसमें होल ऑफ ए नेशन अप्रोच की ज़रूरत है। सिर्फ स्टेट जो है वो अपनी ताकत के बुनियाद पे सारे लोगों को सर्विसेज नहीं दे सकती इन अ डेवलपिंग कंट्री, उसमें एक पूरे माशरे को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत होती है। अब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एक और डायरेक्शन में डिस्कशन चली जाएगी, लेकिन टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में दुनिया में बहुत लो है, और हमने पहले डिस्कशन की थी कि पाकिस्तान में लोग चैरिटी भी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर कि चैरिटी लोग देते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। अब लोग टैक्स जब नहीं देंगे तो गवर्नमेंट फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, उसके बाद गवर्नमेंट को लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है जो गैप है उसको फिल करने के लिए। तो ये एक साइकिल सी स्टार्ट हो जाती है। उस साइकिल के अंदर जो सबसे बड़ी महरूमी होती है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर आती है, वो एजुकेशन के ऊपर आती है, उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और ये एक विशेष सर्कल है जो स्टार्ट हो जाता है। अब उस विशेष सर्कल में फिर जो महरूमियाँ आती हैं और जो यंग लोगों का रोल होता है, वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि आपको पता है यंग लोग जो होते हैं, एक तो ये उनके पास आइडियाज़ होते हैं, उसके बाद उनके पास एनर्जी होती है, और उसके बाद वो चाहते हैं कि वो माशरे के अंदर लीडरशिप रोल के ऊपर आए और अपना डायरेक्शन जो है ख्वाबों की तकमील चाहते हैं कि अब हाँ बिल्कुल। जी एक कामयाब इंसान बनने के लिए। उसके अंदर गैप आता है, और वो गैप जो है वो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करती हैं। सही। तो हमने अपना रोल प्ले करना है इस चीज़ में कि दहशतगर्द जमातें जो हैं, तंजीमें जो हैं, उनका नैरेटिव जो है वो हमारे नैरेटिव के ऊपर भारी कभी ना आए, और उसके लिए भी हम बेसिकली रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्टा के साथ भी काम कर रहे हैं, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी बेसिकली बता रहे हैं कि आपने अपना नैरेटिव कैसे आगे लेके जाना है। और दूसरी साइड पे हम नौजवानों को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपना नैरेटिव और अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको पॉजिटिवली किस तरह यूज़ करना है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार साहब इस प्रोग्राम का मेहमान बनने के लिए। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल डायलॉग फोरम हैं, और आज आपने बहुत तफसील से जो है ना सिर्फ ये कि PSCP इसके किरदार के हवाले से बताया, बल्कि हम अपने माशरे को कैसे दुरुस्त समत की तरफ लेकर जा सकते हैं, और अपनी जो कामयाबियाँ हैं उनको ऊपर हमें फ़ख्र भी होना चाहिए। इस हवाले से आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए। जी, अब मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोग्राम के आखिर में ये कहना चाहूँगी कि हम उन रवायात के अमीन हैं जिसने हमेशा दुनिया में अमन की आवाज़ को बुलंद किया है, अमन के फ़रोग़ के लिए काम किया है। कभी भी अपनी सफ़ों में दहशत गर्दों को या इंतहा पसंदों को नकब लगाने का कभी भी मौका ना दें, उनका कभी भी आप इस चीज़ का शिकार ना हो। इंशाअल्लाह कहते हैं ना कि चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन मिलजुल के अगर उसका हल तलाश करें तो वही माशरे जो हैं वो तरक्की भी करते हैं। अपने जज्बा हुब्बुल वतनी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। इसी पैगाम के साथ सदफ रानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।